हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल स्टडी बल। देखिए, बीएससी फिजिक्स में चैप्टर 1 जो आपका था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। कंप्लीट वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए और काफ़ी सारे प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस अपलोड कर दी, तो वहाँ भी आप चेकआउट जरूर कर लीजिए। तो देखो, आज मैं चैप्टर सेकंड की बात करूंगा। इसका नाम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सबकी पीडीएफ आपको फाइल देता हूँ, सबको नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो इसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, ठीक है। अब देखो, पहले हम रिलेटिविटी समझे, रिलेटिविटी का मतलब समझ लेते हैं। अब देखो, रिलेटिविटी का मतलब क्या होगा? रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव, रिलेटिव का आपको पता ही है कि आपके कोई भी रिलेटिव आप नॉर्मली जानते हैं कौन कौन होते हैं। अब रिलेटिव से मतलब क्या है? हम एक एक को रिलेटिव देख रहे हैं। जैसे मैं हूं, आप स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट टीचर, तो दोनों में क्या है? रिलेशन है एक, ठीक है, स्टूडेंट का और टीचर का। ऐसे हम दो वस्तुओं के बीच क्या है? रिलेटिव को फाइंड करते हैं, रिलेटिविटी को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ऐसे इसमें एक ऐप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रिलेटिव समझने क्या आ गया आपको? रिलेटिव आपको रिलेशन दिखाया जाए, जैसे स्टूडेंट और टीचर का आपका मेरा रिलेशन है, ठीक है। अब रिलेशन कहाँ से? दो वस्तुओं के बीच फाइंड होता है रिलेशन। जैसे मैं हूं और आप हैं, तो एक रिलेशन फाइंड हो रहा है कि मैं स्टूडेंट हूं, आप स्टूडेंट है, मैं टीचर हूं, तो रिलेशन फाइंड हो रहा है। ऐसे ही अब ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं, हम उनके अनुसार हम फाइंड करेंगे। कैसे हम फाइंड करें रिलेटिविटी को, वो समझाते हैं। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को समझिए क्या होता है। ये फर्स्ट टॉपिक आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हो गया कि देखो, ये तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट बाद में किया है, पहले जो खोजें हुई थी उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हाइगेंस वेव प्रिंसिपल आपने पढ़ा है कि किसी भी लाइट को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, 12th से लेके पढ़ के आ रहे हैं। मीडियम की आवश्यकता होती है, और मीडियम इन्होंने क्या माना था? ईथर माना था, ईथर, ठीक है। अब एक पॉइंट पॉइंट करके आती है, जो ईथर आपका होता है वो ईथर आपका केमिस्ट्री वाला नहीं है। ईथर उन्होंने एक ऐसे मटेरियल को माना है जो ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड में क्या हर जगह प्रेजेंट है। क्या है? हर जगह प्रेजेंट है, या अर्थ पे आपका हर जगह क्या है? प्रेजेंट है। इन्होंने एक ऐसे समझिए टेम्पररी चीज मान ली, या इन्होंने मान लिया है ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता है, बट इन्होंने माना कि ईथर होता है, जिसके बेसिस पर आपकी रे क्या है? चलती है। तो मीडियम उन्होंने क्या ईथर माना था? हाइगेंस वेव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाइगेंस वेव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब इन्होंने कहा था कि ईथर की आवश्यकता होती चलने के लिए, बट मेन चीज निकल के ये आई, अगर ये रेज आपकी जो है हाइगेंस वेव अकॉर्डिंग चलती है, तो अब ओके अब देखिए, ईथर क्या है, उन्होंने रेस्ट में माना था। और क्या आपका जो दूसरा था, ईथ अर्थ को मोशन में इन्होंने माना था, ठीक है। आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ, अलग से आपको समझा रहा हूँ। तो हाइगेंस ने क्या किया था? ईथर को रेस्ट में माना था और अर्थ को क्या है? मोशन में माना था। तो वहाँ पर उन्होंने क्या रिलेटिव को शो किया था कि हमारा ईथर है वो रेस्ट में है, और अर्थ जो मोशन में है, तो हमारे रिलेटिव को शो किया था। ये जो पूरा प्रूफ दिखाता है वो उन्होंने मोरले एक्सपेरिमेंट ने इसको शो किया था, ठीक है। अब माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने इसको किया था। ये आपका प्रिंसिपल था किसका? प्रूव जो करना था कि हमारा रेस्ट में रहता रिलेटिव, जो उसका रिलेटिव मोशन को प्रूव करना था, वो आपका माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट द्वारा किया गया, ठीक है। अब जो पूरा आपका है, अर्थ क्या मोशन करती है और ईथर आपका रेस्ट में रहता है, ये तो नॉर्मल सी इन्होंने बात को माना था। ईथर कोई आपको केमिकल नहीं है, ईथर आपको एक ऐसी हर जगह प्रेजेंट, इन्होंने किसी मटेरियल को मान लिया। तो ईथर अर्थ क्या है? मोशन, और रेस्ट में उसके रिलेटिविटी को फाइंड करते हैं। अब समझिए बात के लिए, ठीक है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट आपको उसमें समझ दिया। अब पूरा जो आपको बता दूंगा डेफिनेशन आपको दिख जाएगा, वीडियो में समझ में नहीं आता है क्योंकि वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती किसी वजह से। तो आगे आप इसमें समझ लीजिए, बाकी आपको आगे है जो मैं क्लियर करा दूंगा। तो यही क्या है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट आपको इतना समझ में आ गया कि आप किस पर बेस्ड था। ये इन्होंने अर्थ और ईथर के बीच रिलेटिव मोशन को फाइंड किया था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने। इसके मैथमेटिकल प्रूफ आपके पास मिल जाएगा। ओके, अब समझिए फिगर के बारे में, ठीक है। सापेक्षता सिद्धांत के बारे में चैप्टर है, और मोरले एक्सपेरिमेंट जो है उसका ये फिगर है। तो देखो, आपको समझना कहाँ से है कि हमने क्या किया कि एस को एक थोड़ा मैंने रफली बनाया है, मैं आपको समझा दूंगा। इसकी पूरी थ्योरी आपको नोटबुक में कराऊंगा, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं पूरी थ्योरी लिखना, तो वो आपको नोटबुक को समझाऊंगा। तो मैं क्या किया, एस पॉइंट सोर्स लिया है, यहाँ से हमारी रेज क्या निकल रही है। ये रेज क्या करती है? 45 डिग्री एंगल पर क्या है, जो हमारे लेंस जो है हमने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। तो पी क्यू ए ए डैश,
हमने क्या इसको मिरर को लिया है। और ये क्या है आपके सेमी सिल्वर्ड है, क्या है सेमी सिल्वर्ड प्लेट्स को यहाँ पर लिया है, मेन बात सेमी सिल्वर्ड प्लेट्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी रेज गई, यहाँ से गुजरी, यहाँ से गुजरी, फिर यहाँ से लौट के वापस आ गई, ठीक है। अब एक रेज क्या है सीधा ऊपर गई, यहाँ से वापस आई। अब ये सेम किस पे डिपेंड है, जो आपने माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ा था बीएससी फर्स्ट ईयर में, यहाँ से लाइट रेज निकलती हैं, ठीक है। मिरर ये जो 45 ये सब 45 डिग्री एंगल पर है, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पर है, उस पर क्या है टकराती है और कुछ क्या है वापस आ जाती हैं और कुछ सीधे निकल जाती है, क्योंकि सेमी सिल्वर्ड है, ठीक है। यहाँ से क्रॉस हुई, कुछ वापस आई, कुछ निकल गई, यहाँ से सीधे क्रॉस हुई, यहाँ से क्रॉस हुई, यहाँ से टकरा के वापस आ गई प्लेट से। अब मिरर क्या है, मिरर कौन कौन से, मिरर M1 है, मिरर M2 है, और प्लेट्स आपकी कौन कौन सी, प्लेट्स P है और प्लेट्स Q है। आई बात समझ में। तो हमने एक M2 एक प्लेट्स को यहाँ पर मान लिया है, जिसको हमने B1 नाम दे दिया है। यहाँ से क्या है, एक हम रेस को मान के चलते हैं टेम्परली कि रेस यहाँ से टकरा के यहाँ निकलती है, ठीक है। यहाँ से क्या है टकरा रही है और फिर वापस आके इन पे ड्रॉ हो रही है, ये हमने नॉर्मली मान लिया है, ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है इसको हमने क्या ना भी इसको समझा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। M2 प्लेट हमने यहाँ पे माना है इसको, यहाँ से रेज निकलती है इसके टकरा के, एक रेज ऊपर को चली जाती है, एक रेज वापस आती है, और जो रेज हमारी निकल के आती है सीधा हमें कहाँ दिखाई देती है, टेलीस्कोप में। ये हमारा क्या है, टेलीस्कोप, ये हमारा क्या है, टेलीस्कोप, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको, इससे फिगर ड्रॉ करना है, प्लेट P है, Q है, P डैश है, A है, डैश माना है। इसकी जो थ्योरी है पूरी वो आपको नोटबुक पे समझाऊंगा, उसके बाद आपका इसका कैलकुलेशन होगा, तब आपको जाके कंप्लीट होगा आपका माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस फिगर को क्या है आप ड्रॉ कीजिए, 45 डिग्री एंगल क्यों ही है, और अपने हिसाब से इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब इसको आप समझिए यहाँ पर, और साथ साथ आप नोट्स जो है क्लियर कर लीजिए। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको समझा दिया था, अब इसको आपको समझाता हूँ। तो हाइगेंस वेव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी मीडियम में लाइट का संचरण वेव्स के रूप में होता है, और संचरण के लिए मीडियम ईथर की आवश्यकता होती है। ये कहा था हाइगेंस वेव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ईथर एक लो डेंसिटी एंड हाई इलास्टिसिटी का एक ऐसा पदार्थ होता है जो सभी स्थानों पर पाया जाता है, ठीक है। ये माना गया कि मीडियम ईथर रेस्ट में रहता है, जबकि हैवी ऑब्जेक्ट जैसे अर्थ मोशन में होती है। अर्थ एंड ईथर के बीच रिलेटिव मोशन को डिटेक्ट या पता करने के लिए अनेक एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनमें से मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है। तो ये आपकी परिभाषा है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। अब आगे समझते हैं इसका फिगर, ये समझते हैं एक्सपेरिमेंटल मैनेजमेंट अरेंजमेंट, ठीक है। आप हेडिंग डालेंगे एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट। तो ईथर एंड अर्थ के बीच रिलेटिव मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को नीचे शो किया गया। तो ये मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करवाई दिया बोर्ड पे, चाहे तो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं और इसको ड्रॉ कर सकते हैं फिगर के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब शेयर कर दें स्टडी मिलन नाम से, ठीक है। आपसे ही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब आपके नोट्स सब आपकी तैयारी कराऊंगा, मैथ्स की भी फिजिक्स की भी। ये आपको मैंने समझा दिया बोर्ड पे कैसे इसको हम नाम देते हैं। तो अब समझिए इसकी लैंग्वेज। तो एवब डायग्राम एस में एक मोनोक्रोमेट लाइट सोर्स तथा एल एक कॉन्वेक्स लेंस है। एल आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। उत्तल अवतल आपने लेंस पढ़े, समतल पढ़े हैं, ठीक है। अब उसमें आपका उत्तल लेंस का हम क्या यूज करते हैं, जो सोर्स एस से आने वाली लाइट रेज को पैरेलल करता है। ये क्या करता है, देखो यहाँ से सब लाइट रेज निकलती है, ये इसको क्या पैरेलल कर देता है, सामने से क्या है पैरेलल कर देता है, लंबी दिशा में कर देता है। इसे फोकसिंग लेंस कहते हैं। पी एंड क्यू सेम मटेरियल एंड थिकनेस की दो ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट है। तो क्या ये आपकी ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट कौन सी है, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू आपकी क्या है, हमने दो प्लेट्स को मान लिया पी एंड क्यू के लिए, ठीक है, जो 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है। तो ए 45 डिग्री पर क्या इंक्लाइंड होती है। M1 और M2 राइट एंगल पर रखे दो मिरर्स हैं, जिनकी आउटर सरफेस पर पेंट होता है और इंटरनल सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है। तो इसमें क्या है, हमने दो मिरर लिए, इसकी जो आउटर सरफेस है M1 व M2 की, ये M1 है, ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया। तो इनके आउटर सरफेस क्या हमने पेंट किया गया है। तो आउटर सरफेस पर रखे दो मिरर्स हैं, इनकी आउटर सरफेस पर पेंट होता है और इंटरनल सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। तो पेंट जब किसी हम करते हैं तो क्या रिफ्लेक्शन प्राप्त होता है, वापस आपकी किरण लौट के आ जाती है। प्लेट पी से सेमी सिल्वर्ड होती है, जिस कारण इससे लाइट रेज का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है। रिफ्लेक्ट का मतलब वापस आ जाता है, ट्रांसमिट का मतलब सीधा निकल जाता है। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिरर M2 की ओर एंड ट्रांसमिट लाइट रेज M1 की ओर चलती हुई क्रमशः मिरर्स के पॉइंट B एंड A पर इंक्लाइंड होती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से लाइट रेज निकली, ठीक है, किस पर होती है, A और B पॉइंट पर क्या इंक्लाइंड होती है। तो A पॉइंट और B पॉइंट आपका दोनों पर क्या है रेज निकल जाती है। समझिए यहाँ से अगर लाइट रेज गई, वापस यहाँ पर आपकी आई, वापस आके क्या B में गई, और B से आपकी जो सीधी है वो आपकी टेलीस्कोप में क्या है शो होती है।
टेलीस्कोप टी द्वारा इंटरफेरेंस पैटर्न में बनी फ्रिंज को एनालाइज किया जा सकता है। तो आपको टेलीस्कोप को हम क्या है, जो फ्रिंजेस आपकी प्राप्त हुई उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, यदि कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट है, यदि समस्त उपकरण ईथर में रेस्ट में हो। हमने क्या, उपकरण का मतलब क्या है, अगर हम ईथर को रेस्ट में माने तो रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिट दोनों रेज को पॉइंट पी तक वापस आने में सेम टाइम लगेगा। अगर ईथर आपका क्या है, रेस्ट में है, मान लो कोई वस्तु अगर रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रही, तो आपको सेम टाइम प्राप्त होगा। तो यदि कंप्लीट उपकरण ईथर रेस्ट में हो तो रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिट दोनों रेज को पॉइंट पी तक वापस आने में सेम टाइम लगेगा। बट वास्तव में कंप्लीट उपकरण अर्थ के साथ मोशन करता है। आपने बात बताई, अब देखो मैं अर्थ पर हूँ, चाहे मैं रेस्ट में हूँ चाहे मोशन में, कर तो आपके अर्थ के साथ ही मोशन रहा हूँ। अब मान लो कोई भी चीज़ अगर मैं रख दी, पेन यहाँ पे रख दी, अब मोशन क्या है, हमारी अर्थ क्या है, मोशन कर रही है। तो इसके साथ साथ जो ईथर हमने पॉइंट्स माना है, हमने जो आपके एपरेटस माने, उपकरण माने, उसके साथ क्या करेंगे, गति करने लगेंगे। ठीक है, इसमें लाइट रेज के पार्ट्स को डॉट डॉट द्वारा शो किया गया है। तो लाइट रेज के जो आपके पार्ट्स हैं वो आपको इसमें जो पृथ्वी के साथ क्या है, मोशन को यहाँ पे शो करते हैं। ये जो आपके डॉटर्स वाले पार्ट हैं, ये जो हमने आपको शो किया ऊपर वाले, ठीक है, द्वारा शो किया गया। इस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिट लाइट रेज को पॉइंट पी तक आने में सेम टाइम नहीं लगता, अर्थात उनके बीच टाइम इंटरवल होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस कंडीशन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिट जो लाइट रेज आपकी हैं वो पॉइंट पी तक आने में सेम टाइम नहीं लेती हैं। ठीक है, जो सेम टाइम नहीं लेती, अर्थात उनके बीच टाइम इंटरवल होता है। तो हमने क्या माना था, हमने अगर माना था अगर ईथर अगर रेस्ट में है और अर्थ आपकी मोशन कर रही है तो दोनों को टाइम इंटरवल शून्य आना चाहिए, क्योंकि दोनों साथ साथ गति कर रहे हैं, बट ऐसा टाइम इंटरवल नहीं आता है। तो इसी को हम क्या चीज़ फाइंड करेंगे टाइम के लिए। तो अभी तक आपको इतनी समझ में आ गई, हमने क्या किया था, फिगर बनाया था, इसकी थ्योरी लिखी। अब हम समझेंगे इसकी मैथमेटिकल। ठीक है, हम समझे इसका कैलकुलेशन ऑफ टाइम इंटरवल। तो हम टाइम इंटरवल के कैलकुलेशन को समझेंगे, वो आपको मैं अभी कराऊंगा। ओके, लैंग्वेज है तो आपको हम बोर्ड पर नहीं करा सकते, तो यहीं से समझिए। तो कैलकुलेशन ऑफ टाइम इंटरवल, हमें कैलकुलेशन करनी है टाइम इंटरवल। कैसे, मानो दो मिनट्स M1 और M2 प्लेट पी से समान डिस्टेंस L पर प्रेजेंट। तो हमने क्या कि M1 जो M2 ने प्लेट पी से समान डिस्टेंस पर माने हैं। ठीक है, ये प्लेट पी है आपकी, M1 कौन सा है आपका पॉइंट, ये है, और M2 आपका ये है। यहाँ फिगर नहीं दिख रहा है, बट हम क्या है, समान दूरी पे मान के चल रहे हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट को। तब हमारी जो दूरियाँ हैं PA और PA भी दोनों क्या हो जाएंगी, L हो जाएंगी। आई बात समझ में, इसको समझा देता हूँ। ओके, अब जो आपकी PA और PB डिस्टेंस है दोनों क्या है, सेम आपको दिख जाएंगे, और उसमें PA P बराबर क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। अब बात समझिए, ओके। अब क्या है कि अर्थ के मोशन के कारण प्लेट बी से रिफ्लेक्टेड लाइट रे पॉइंट बी के स्थान पर पॉइंट बी डैश पर टकराती है। अब हमने क्या किया कि जो पॉइंट अर्थ के मोशन के कारण जो प्लेट बी से रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो पॉइंट बी के स्थान पर क्या है, पॉइंट बी डैश से टकराती है। यहाँ पर आपको प्लेट बी से टकराने के बाद क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है बी डैश पॉइंट पर। ये आपकी टकरा सीधे क्या करती है, रिफ्लेक्ट बी डैश पॉइंट पर करती है। ठीक है, तब रिफ्लेक्टेड लाइट रे द्वारा ट्रेवल कुल पाथ, तो हमने जो लाइट जो भाई टकराई वहां से रिफ्लेक्ट हुई है, ट्रांसमिट हुई, उसने कितना पाथ को ट्रेवल किया वो उसको फाइंड करेंगे। अब टोटल पाथ आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, टोटल पाथ। अब टोटल पाथ के लिए समझिए, बराबर पी वी डैश बराबर पी वी डैश, अभी आपको समझाऊंगा, पी वी डैश प्लस बी डैश पी डैश। टोटल पे आपने क्या पी वी डैश किया, तो पी बी डैश बी। तो यहाँ से हमने क्या किया, पी बी पे गए, फिर पी से आपको पी वी डैश पर आए, तो हमने क्या किया कि दोनों को ऐड कर लिए, पी वी डैश प्लस बी डैश पी डैश। तो ये आपका पी वी है, पी वी डैश और बी डैश पी डैश। तो ये आपका पूरा, ये आपका पूरा क्या है, इसमें हमने ट्रेवल की लाइट को ही हमने मान लिया है, और कितना है, पी वी है। तो दोनों कितने टाइम आपको पाथ में ट्रेवल किया है लाइट रे ने। ठीक है, आपको पता है कि एज पी वी डैश जो है आपका बराबर क्या है, बी डैश पी डैश है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, टोटल पाथ बराबर कितना हो जाएगा, टोटल पाथ दोनों के हम ऐड कर सकते हैं, बराबर 2 पी वी डैश हम मान सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अगर दोनों हमारे सेम है तो पी ए बराबर एल और पी बराबर एल, इसको हम इक्वेशन मान के चलेंगे फर्स्ट। आई बात समझ में। अब ट्राइंगल आपको पी वी डी एस ओ में देखना है, ट्राइंगल पी बी डैश ओ, ये आपका पी बी डैश ओ, पी बी डैश ओ, इसमें देखेंगे तो आपका क्या हो गया, ये कर्ण दिखाई दे रहा है, ये आपका लंब दिखाई दे रहा है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आपका आधार है।
तो आपको क्या कर्ण को फाइंड करना है, तो किसका होगा, पी वी डैश का होल स्क्वायर बराबर पी ओ का होल स्क्वायर प्लस, समझिए इसको देखते हैं, पी बी डैश ओ, कर्ण हो गया, लंब हो गया, आपका आधार हो गया, तो कर्ण का होल स्क्वायर पी वी डैश का होल स्क्वायर बराबर पी ओ का होल स्क्वायर प्लस ओ बी डैश का होल स्क्वायर। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पी वी डैश का होल स्क्वायर बराबर पी ओ का होल स्क्वायर प्लस ओ बी डैश का होल स्क्वायर लगा दी हमने। यदि लाइट बीम को मिरर M2 तक पहुंचने में लगा टाइम T हो, ठीक है, यदि लाइट बीम को मिरर M2 तक पहुंचने में लगा टाइम T हो, अब मिरर M2 हमारा ये है, अब हम मान के चल रहे हैं जो हमने लाइट रे यहाँ से निकली, इसको हमने एक ट्रैवल पाथ किया, इतने पाथ में क्या इसको ट्रैवल किया, इसको हम पहुंचने में टाइम T लगाओ, मतलब M2 तक पहुंचने में टाइम T लगाओ, तब ठीक है। अब हमारा टाइम पहुंचने में कितना टाइम लगा है उसको हम फाइंड करेंगे ओ बी डैश से, ओ बी डैश बराबर जो क्या सेम दूरी है बराबर एल है, ठीक है। अब देखिए समझिए ओ बी डैश ये आपका कितना है, ओ बी डैश और पी वी दोनों क्या समान डिस्टेंस है, ये वाली पी वी और ओ बी डैश समान डिस्टेंस हो गया आपकी, तो पी वी डैश ओ बी डैश बराबर क्या हो गया, एल हो गया, तो पी वी डैश बराबर सी टी और पी ओ बराबर बी टी, ये आपको समझाऊंगा कैसे आपने निकाला है सी टी और पी वी। देखो अगर पी वी डैश जो आपकी है, पी वी डैश प्लेट को समझिए, पी वी डैश, इस पी वी डैश का मतलब हो गया ये हमने क्या किया, सिंगल प्लेट है, यहाँ पर कोई प्लेट का यूज नहीं किया, सिंगल प्लेट है, आके वैक्यूम में इसका यूज किया गया, तो हमने यहाँ पे सी चाल से लिया है, सी चाल लिया है वहाँ पे वैक्यूम में, और जो पी वी लिया हमने वो हमने वी वेलोसिटी से मान लिया कि एक मिरर या मिरर से टकरा के निकल रही, तो हमने वी के लिए सिंगल प्लेट या वैक्यूम के लिए हमें इसको यूज किया है सी टी, और इसको टाइम लिया है हमने टाइम में, तो पी वी डैश हमारी है उसको कितना टाइम लग रहा है, सी टी लग रहा है, और पी यू के लिए बी टी लग रहा है, तब हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर देंगे, तो पी वी डैश को पुट करिए सी टी का होल स्क्वायर प्लस बराबर वी टी का होल स्क्वायर, ओके, प्लस एल स्क्वायर, अब सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ से हम क्या करेंगे सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके, माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे बराबर एल स्क्वायर की, आई बात समझ में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे टी स्क्वायर की, तो टी स्क्वायर हम क्या लिए हमने कॉमन मान सकते हैं आप, तो टी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर तो आपको ऊपर रहेगा, जब यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया टी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा आपका, इक्वेशन हमने इसको मान लिया। थर्ड, यदि रिफ्लेक्टेड लाइट रे द्वारा टोटल पाथ ट्रेवल करने में लगा समय निम्नलिखित होगा। अब हमने क्या किया कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे थी उसको टोटल पाथ उसने कितना ट्रेवल किया रिफ्लेक्टेड लाइट रे ने, तो उसको हम क्या निकालेंगे T1 से फाइंड करेंगे, T1 बराबर 2T हमने क्यों लिया, हम दोनों को फाइंड कर रहे हैं, दोनों प्लेट T1 और T2 दोनों प्लेट्स के लिए फाइंड कर रहे हैं, P और Q दोनों प्लेट्स, क्योंकि P और Q दोनों पाथ में क्या है ट्रेवल किया है, बराबर 2T, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, आपका सी स्क्वायर, अब देखो एल स्क्वायर है आपका, आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे टी बराबर एल अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हाफ कर देंगे इक्वेशन से। ये हमने क्या किया, इसका हमने क्या ले लिया वर्गमूल ले लिया, तो ये से घट जाएगा, इस पर नहीं तो आपका 1/2 आ जाएगा, तो T1 बराबर 12 हमने मान लिया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लिया, और 1/2 आपका ये आ गया, T1 इक्वल टू 12 अपॉन सी हमने यहाँ क्या ले लिया, यहाँ से वार ले लिया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की बार ½ ठीक है। अब T1 बराबर 12 अपॉन सी हमने बाहर ले लिया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1/2, हम इसको घात को ले गए ऊपर, ठीक है, ऊपर ले गए घात के लिए। अब T1 बराबर आपका आया था कि 12 अपॉन सी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -½ ये आपका निकल के आया था। इसको हम क्या करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा जो घात आपकी वो अंदर आ जाती है, तो 12 अपॉन सी 1 माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c, यह घात आपकी नीचे आ जाती है, ऐड होगी इक्वेशन में, इसको आपको 4 मान ली, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब समझिए यहाँ से कि रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड लाइट रे की उपकरण के रिलेटिव जो आपका एपरेटस है उसके रिलेटिव पी से ए की ओर वेलोसिटी सी माइनस बी और ए से पी की ओर वेलोसिटी आपकी सी प्लस बी है। अब ये क्या है सी माइनस बी का मतलब है कि दोनों लाइट रे आपके एक ही दिशा में, और सी प्लस बी का मतलब है एक दिशा में, ठीक है, पी से ए की ओर।
हमने इसको दो लेटर यहाँ पे फाइंड की, एक पी से ए की ओर जा रही है और एक वापस आ रही है। तो जो जा रही है दोनों लेटर हमने पी सी माइनस बी लिया है पाथ, और जो लौट के आ रही है इसको हमने सी प्लस बी माना है। ठीक है, समझते हैं। ठीक, समझिए बात की। ठीक है, तो ट्रांसमिट लाइट रे को टोटल पाथ ट्रेवल करने में लगा टाइम, तो हम टोटल टाइम प्राप्त करेंगे दोनों किरणों का, तो हम इसको T2 मान लेंगे। ठीक है, एल अपॉन सी माइनस बी, ठीक है, प्लस एल अपॉन सी प्लस बी। हमने दोनों लाइट रे को हमें फाइंड कर लिया, हमने T1 तो फाइंड कर लिया, हमने T2 भी निकाल लिया। सी माइनस बी हमने बता दिया, सब दोनों एक ही दिशा में किरण चल रही है, सी प्लस बी का मतलब एक आपकी एक ही दिशा में चल रही है। तब T2 इक्वल टू आपका एल सी प्लस बी आपके यहाँ पर आ गया, प्लस एल सी माइनस बी आपके यहाँ पर आ गया, अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देन T2 इक्वल टू एल बाहर ले लिया हमने, तो सी प्लस बी प्लस सी माइनस बी आपका बचा, नीचे आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका बचा हुआ है, तो बी से भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया। देन T2 बराबर जो आप वैल्यू निकालेंगे 2LC, सी हमने बाहर ले लिया, 2LC, ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी सी आपकी 2L होगी, 2C हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ाई में 12 सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। आई बात समझ में? तो T2 इक्वल टू 2L अपॉन सी, और इसको हम क्या ले जाएंगे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पर माइनस हाफ। इसको हम क्या, सॉरी माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम ऊपर ले गए, माइनस 1 आ गया। देन T2 इक्वल टू 2L अपॉन सी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सेम हमने क्या किया, जो बाइनोमियल थ्योरम की उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, इस घात को अंदर ले आए हम। ओके, अब क्या है कि अब रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट रेज के बीच टाइम इंटरवल होगा। अब देखो रिफ्लेक्ट टाइम, कोई भी रे आपकी एक तो रिफ्लेक्ट हुई है और आपकी ट्रांसमिट हुई है, इस टाइप से आपको फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे, एक ऊपर गिर जाती है, एक रिफ्लेक्ट होगी, ट्रांसमिट होगी, यहाँ से टकरा के, मान लो कोई भी यहाँ से, ये मिरर है। ठीक है, अब दोनों लाइट रे को फाइंड करना है। अब दोनों के बीच अंतर कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है कि हम डेल्टा टी से निकालते हैं, डेल्टा टी का मतलब होता है अंतर फाइंड करना। तो T2 माइनस T1 पहले में से दूसरे को हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा टी इक्वल टू T2 की वैल्यू पुट कर दिए 2L अपॉन सी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमने अभी फाइंड किया, माइनस T1 की वैल्यू माइनस 2L अपॉन सी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर हमने माइनस कर दी। तो डेल्टा टी इक्वल टू 2LC, दोनों में से अपॉन की आपकी कॉमन आ रही हैं, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर। ठीक है, इस आपको हमने कैंसिल कर दिया। देन डेल्टा टी की जो वैल्यू हमने निकाली बराबर, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, तो 2L अपॉन सी तो हमने बाहर ले लिया, चल ही रहा है आपका, इन टू में वी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया अपॉन 2C स्क्वायर। ठीक है, तो 2L अपॉन सी और बी स्क्वायर, और सॉरी आपका वी स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर है, तो एक आपका क्या है प्लस का, एक माइनस का, तो आपको एक ही बचेगा। ठीक है, ओके, 2 से 2 आपका ये कैंसिल हो गया। अब डेल्टा टी की जो वैल्यू आपको फाइंड निकल के आई वो आपकी LV स्क्वायर अपॉन सी क्यू निकल के, इस क्वेश्चन में इसको 6 मान लिया। ओके, अब क्या है कि इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी में उत्पन्न पाथ डिफरेंस क्या है, सी इंटू डेल्टा टी। हमने जो डिफरेंस है वो सी से फाइंड किया है, जिसको हम एक तरफ की किरण को मान के चले डिफरेंस को फाइंड कर रहे हैं, सी से क्या है डिफरेंस को दिखा रहे हैं यहाँ पे। सी इंटू डेल्टा टी की वैल्यू LV स्क्वायर अपॉन सी क्यू, सी से कट गया LV स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, हमने एक क्वेश्चन इसको 7 मान लिया। यदि कंप्लीट उपकरण को 90 डिग्री से घुमा दिया जाए, अब जो उपकरण है आपका ऐसे है आपका रखा हुआ, अब इसको मैं क्या कर दिया, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से घुमा दिया इसको, तब लाइट बीम के बीच पाथ डिफरेंस 2LV स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, जिसके कारण टेलीस्कोप टी में प्राप्त फ्रिंज पैटर्न। अब देखो क्या होगा, हमने इसको अगर घुमा दिया 90 डिग्री एंगल से, तो क्या डबल किरण रेस पर आपको प्राप्त होंगी। डबल का मतलब क्या है 2LV स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, शिफ्ट हो जाएगा यदि शिफ्टेड फ्रिंज की संख्या n हो, तो 2LV स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर n लैम्डा। हमने जो फ्रिंज आपकी शिफ्ट होंगे उसको n मान लिया, तो वेयर n बराबर लैम्डा और वेवलेंथ ऑफ यूज लाइट, तो n बराबर 2LV स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा। यदि इन माइकलसन मोडल एक्सपेरिमेंट L बराबर 11 मीटर होता है, याद रखिए जो लेंथ होती है इसकी एक्सपेरिमेंट की एपरेटस की 11 मीटर होती है। V बराबर ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, इसको 3 गुणा इसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड कहते हैं। एंड लैम्डा इक्वल 5.5 × 10⁻⁷ मीटर आपकी वैल्यू होती है।
एन बराबर, हमने इसको क्या यहाँ पर पुट कर दिया, तो एन बराबर 0.4 वैल्यू निकल कर आती है। आप हमेशा याद रखिए क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, एन बराबर 0.4। यही फ्रिंज शिफ्ट माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट से इजीली डिटेक्ट किया सकता है, बट इसे ऑब्जर्व नहीं किया सकता। इस एक्सपेरिमेंट को देखो, अब एन बराबर 0.4 है, तो इस डिटेक्शन जो आपका निकल का है 0.4, आप इसको नहीं देख सकते। 0.4 इतना छोटा डिटेक्शन होता है, आपको दिखेगा कि डिटेक्शन हुआ, बट आप इसको नहीं देख सकते, इसे ऑब्जर्व नहीं किया सकते। इस एक्सपेरिमेंट को दिन के डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट वेदर्स में रिपीट करने पर भी कोई फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ, जो रिप्रेजेंट करता है कि अर्थ एंड ईथर के बीच रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है। इन्होंने क्या कि हमारा कोई डिटेक्शन नहीं होता, 0.4 डिटेक्शन है, बहुत छोटा डिटेक्शन है आपका। इन्होंने हर एक वेदर या हर एक टाइम में चेंज किया, फिर कोई भी इनको डिटेक्शन नहीं मिला। ये आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको आज कंप्लीट कर रहा हूँ, माइकलसन मोर्ले वाला। और नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अब एक्सपेरिमेंट से आपको नेगेटिव रिजल्ट्स क्या मिली या रिजल्ट्स क्या मिली, ये भी आपका शॉर्ट में पूछा जाता है काफ़ी बार। तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में प्राप्त नेगेटिव रिजल्ट्स या कंक्लूजन का एक्सप्लेनेशन निम्न प्रकार है। ठीक है, अब समझिए बात। पहला क्या कि मूविंग अर्थ अपने साथ ईथर का ड्रैग का मतलब होता है दोनों साथ साथ। ड्रैग रेस आपने सुना होगा, ड्रैग रेस मतलब ड्रैग साथ साथ करती हैं, जिसके कारण अर्थ एंड ईथर के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। रिलेटिव मोशन कब प्राप्त होता है, एक मोशन या एक रेस्ट में, तभी तो रिलेटिव फाइंड कर सकते हैं। मान लो मैं हूँ स्टूडेंट हूँ, तभी तो पता चल सकता है कि मैं स्टूडेंट आपको पढ़ा रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब रिलेशन फाइंड हो रहा है, मैं टीचर स्टूडेंट, तभी तो फाइंड कर पा रहे हैं। इनमें कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा है, दोनों साथ साथ मोशन कर रहे हैं, बीच को रिलेटिव मोशन नहीं होता है। परंतु माइकलसन द्वारा किया गया एक एक्सप्लेनेशन स्वीकार नहीं है। माइकलसन द्वारा लॉरेंज फिटर्स ने बताया कि कोई मास वाली बॉडी ईथर से होकर गुजरती है तो मोशन की डायरेक्शन रूट वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, आपने चाल पढ़ी होगी फॉर्मूला, टाइम्स का लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के टाइम्स T1 व T2 इक्वल होंगे। इन्होंने भी ये कह दिया कि हमने जो किरण ली थी, एक तो पार हो गई थी, एक ट्रांसमिट, दोनों रेज हमारी ट्रांसमिट रिफ्लेक्टेड, जो हम T1 T2 दोनों इक्वल प्राप्त होंगे। इससे भी हमारा प्रूव होता है कि कोई भी डिटेक्शन फाइंड नहीं होता है, इसके कारण कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं प्राप्त होती। बट इस कॉन्टेक्स्ट में कम्प्लीटली मैथमेटिकल है और उसका कोई एक्सपेरिमेंटल आधार नहीं है। तो हमने इसको क्या पूरा एक्सपेरिमेंटल द्वारा नहीं समझा, इसको मैथमेटिकली प्रूव किया है ओनली। माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन द्वारा किया गया और उन्होंने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इनवेरिएंट होती है, इनवेरिएंट अचल होती है और सोर्स ऑब्जर्वर एंड मीडियम के मोशन पर डिपेंड नहीं करती। इन्होंने मान लिया मीडियम को ही खत्म कर दिया, इन्होंने ईथर को मीडियम नहीं माना, इन्होंने मीडियम को ही खत्म कर दिया। तब माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में दोनों पाथ्स को ट्रेवल करने में लाइट को इक्वल टाइम लगेगा। ठीक है, इन्होंने जो समझाया था, उन्होंने कहा था कि हमारी जो ट्रांसमिट रिफ्लेक्टेड लाइट है या जो हमारी निकलती है, दोनों टाइम को इक्वल होंगे, अर्थात T1 और T2 होगा, जिसके कारण कोई फ्रिंज शिफ्ट प्राप्त नहीं होती है। तो हमने क्या है, इसको प्रूव कर लिया। अब सिर्फ रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। इस चैप्टर में आपके अभी काफ़ी कुछ रह गया है, तो उसको भी क्या मैं भी कंप्लीट कराने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आपको विथ नोट्स में आपको प्रोवाइड करूँगा।